गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है सी नैना टाक, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। RPSC स्कूल लेक्चरर में हम लोगों ने फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चल रहे हैं सेकंड टॉपिक, जो कि है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो कि हमें दे रखा है इन्होंने आपके सिलेबस में, उसमें इन्होंने पूछी है हमसे तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें हमें दी गई है? आप बताइए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, आप बताइए इसका नेचर और आप बताइए इसकी सिग्निफिकेंस। तो तीन चीजें हमें दी गई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, कॉन्सेप्ट, नेचर, सिग्निफिकेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ शुरुआती तीन टॉपिक्स कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उसके बाद में हेनरी फ्योल के और टेलर के प्रिंसिपल्स हैं तो हमें वो भी सारे करने हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने लायक चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है। हो सकता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको चीजें ऑलरेडी पता हो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो इसका कॉन्सेप्ट एंड नेचर है ये काफी अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। आज की क्लास में हम लोग कवर जो कर रहे हैं वो ये तीनों ही चीजें कवर कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि जो हम नेचर समझते हैं इसका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उनमें हम लोगों को क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है। लेकिन क्योंकि उनसे एग्जाम्पल्स कौन से हैं, सारे जो हमें बाद में 14 प्रिंसिपल्स फ्योल के या टेलर के दिए गए हैं उनमें से है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, बाद में एक क्लास और लूंगी जिसमें मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल्स उन्हीं सब पे अप्लाई करके बताऊंगी कि कैसे ये इस तरह का नेचर है। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ एक थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, किसी भी चीज में बात आ रही है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? ठीक है, तो जब जब बात है प्रिंसिपल्स, यानी हम बोल सकते हैं किसी चीज के कुछ उसूल, किसी चीज के कुछ गाइडलाइंस, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि किस रास्ते पे आपको जाना है, किस एक तरह से हमारा मार्गदर्शन जो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी यही है, गाइडलाइन है। लेकिन देखो साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन, यानी कि ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है, जनरल है, सबके लिए है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन क्यों है ये, हमें क्यों गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी? तो देखो, जब जो रिसर्चर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन लोगों ने अलग अलग सिचुएशंस में ऐसे देखा होगा। पहले अगर आपको पता हो तो मैनेजमेंट नाम का तो कोई एक अलग सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। तो जब उन्होंने ये देखा होगा कि मैनेज करने से भी फर्क पड़ता है और ये प्रैक्टिसेस अगर हम करें, तो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नोटिस किया कि अगर हम इस तरह से ये चीज करें तो शायद चीजें अच्छे से हो, शायद रिजल्ट्स अच्छे आए। तो उस चीज के लिए जब उन्होंने ये चीजें देखते देखते उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बना दी कि ये चीज आप इस तरह से कीजिए, तो फिर किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए और बिहेवियर के लिए। तो फिर आप जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से कर पाएंगे, आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है डिसीजन मेकिंग की एंड बिहेवियर की। ये किस पर अप्लाई हो रही है? ऑब्वियसली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं तो किस पर अप्लाई हो रहे हैं? मैनेजर के लिए। यानी एक तरीके से मैनेजर को कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपको इस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, ब्रॉड एंड जनरल क्यों वर्ड लिखा हुआ है? क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, या मैं कह दूं ऐसा कुछ रिजिड नहीं है कि आपको ये बात माननी ही माननी पड़ेगी। आपकी सिचुएशंस होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप वो जो भी सिचुएशन है उस पर अगर ये चीज अप्लाई होती है तो कीजिए, बेस्ट रिजल्ट जो दे सकते हैं वो कीजिए। आपको अपना जजमेंट ऑलवेज एक्सरसाइज करना है। ये ब्रॉड है, यानी कि एक ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए है, सिचुएशन के लिए ब्रॉड है और जनरल है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या एमपीज, मैं इसको एमपीज रेफर कर रही हूं, क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रूल्स हैं? नहीं, रूल्स नहीं है, ये सिर्फ एक गाइड टू एक्शन है। गाइड टू एक्शन है मतलब आप कैसे एक्ट करें किसी सिचुएशन में, उसके बारे में आपको एक गाइडेंस दी गई है, ये रूल्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड या एग्जैक्ट हैं? बस ऐसा है तो ऐसा ही करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर एकदम बिल्कुल रिजिड कहा जाता है कि बस ऐसा ही होगा। हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड या एग्जैक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें समझ आ गई, रिजिड नहीं है, कैसे है? फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज आप ये समझिए, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो टेक्निकल है नेचर में। कैसे हैं? टेक्निकल। अगर आपको पूछा जाए कि वैल्यूज में और प्रिंसिपल्स में क्या फर्क है, तो आपको बताना है जो वैल्यूज होती है वो होती है कैसी? एथिकल। ठीक है,
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे भी एथिक्स अप्लाई होते हैं। ये बात नहीं है कि यहाँ पर एथिक्स नहीं होते हैं, हमें एथिक्स को भी ध्यान में रखना होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल इन नेचर। तो देखिए कुछ कुछ वर्ड्स है, ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आपके इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड इन जनरल गाइडलाइन है, किस चीज के लिए है, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर के लिए। क्या ये रूल्स है, रूल्स नहीं है, गाइड टू एक्शन है। उसके अलावा क्या ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल, नहीं ये फ्लेक्सिबल है। क्या ये प्योर साइंस प्रिंसिपल्स है, नहीं प्योर साइंस प्रिंसिपल तो रिजिड होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, ये उतने एग्जैक्ट नहीं है। क्या ये एथिकल है या टेक्निकल है, ये टेक्निकल है। ठीक है, चलिए अब मैंने अभी आपको बताया कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके से डिराइव होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि देखो जो रिसर्चर्स होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनके पास में कोई सिचुएशंस आती है, जैसे कि हेनरी फ्योल की अगर हम बात करें, तो जब वो एक माइनिंग कंपनी जब उन्होंने ज्वाइन की थी तो उस कंपनी के बहुत बुरे हाल थे, लेकिन जब वो वहां पर गए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि अच्छा ऐसे ऐसे हम सुधार करें। जब उन्होंने कंपनी छोड़ी थी तो उस टाइम पे वो कंपनी काफी अच्छी कंपनीज में आ गई थी। तो उस तरह से हम बात करें तो होता क्या है कि जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, ये प्रिंसिपल्स कैसे बनाते हैं, गाइडलाइंस कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं कि ये देखते हैं, कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं मतलब अपने आसपास में देखते हैं कि अच्छा ये चीज इस तरह से हो रही है, ये ऐसे होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपने कहीं पे भी कुछ काम किया, जैसे आप चलिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बुक है, ठीक है, जो आपके बार बार काम आती है, और एक बुक है जो आपके कभी कभी काम में आती है। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी बुक को अपने पास में रखेंगे और कौन सी बुक को, जैसे आपके पास में पास में रखने के लिए एक डेस्क है छोटी, वहां पर कुछ लिमिटेड बुक्स ही आ सकती है, और दूर एक शेल्फ बना हुआ है जिसमें और सारी चीजें आ सकती है। तो आप क्या किस तरह से आप रखेंगे भाई, एक प्रॉपर प्लेस होता है ना हर चीज का, ये भी एक तरह से एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं इसीलिए एग्जांपल्स को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। हमें क्या करना चाहिए, आप ये बोलेंगे थ्रू ऑब्जर्वेशन, मैंने ये देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एक बुक है जो दूर पड़ी है, उसके लिए उस स्टूडेंट को बार बार उठ के जाना पड़ रहा है। तो मैं कैसे सुधार करूं, मैं ऐसे सुधार करूं कि मैं उसको कहूं जो बुक दूर पड़ी है और जो बार बार आपको काम आ रही है वो आप अपनी डेस्क पे रखिए। डेस्क पे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है जो आपके बार बार काम नहीं आ रही है तो आप उसको दूर रख सकते हैं। रिपेयर वगैरह वाले जो होते हैं, अगर आपने देखा हो, या अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, किसी भी तरह के डॉक्टर के पास गए, तो आपने देखा होगा ना, वो चीजें रेडी रखते हैं कि जो पास में चाहिए वो एकदम पास में रेडी होना चाहिए, जो कम काम आता है वो अलग थोड़ा सा दूरी पे रखा जाता है, ताकि ये आपका जो टाइम है, जो आप ये डिस्टेंस की वजह से टाइम खराब करते हो, वो आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले वो कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी वो गाइडलाइंस डेवलप करते हैं जो वो देख करके सीखते हैं। फिर उसके बाद में, अब गाइडलाइंस तो ठीक है, आप किसी के लिए भी कुछ भी गाइडलाइन डेवलप कर लेंगे, लेकिन उन गाइडलाइंस को फिर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कैसे एक्सपेरिमेंट, इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या ये जो हमने गाइडलाइन सोची है ये हर सिचुएशन में वैलिड है, या मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में वैलिड है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में क्या ये सेम चीज चलेगी, ठीक है, अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ये सेम चीज चलेगी, अगर ये टेस्टिंग कर ली गई, अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया गया और फिर उससे रिजल्ट सही आया, तो उसके बाद में ये जाकर के क्या बनता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यानी पहले होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके बाद में भी अगर सही रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद में वो क्या बन जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यहां तक समझ आती है बात, ठीक है। और फिर से एक बार रिपीट किया गया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है, गाइडलाइन टू एक्शन। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अच्छा चैप्टर है, समझने के हिसाब से काफी अच्छा चैप्टर है। यहां तक में समझ में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं नेचर की, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हर जगह अप्लाई हो सके उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल। क्योंकि ब्रॉड है, क्योंकि जनरल है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए नहीं बने हैं, तो इसलिए ये हर जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आई कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे हैं, यूनिवर्सल है, ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन
जरूरी नहीं है कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे ये सेम लेवल पर सेम एक्सटेंट से अप्लाई हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल अगेन मुझे लेना ही पड़ रहा है, मैं चाह ही रही थी कि एक बार पहले प्रिंसिपल्स करा के फिर लूं। डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिविजन ऑफ वर्क का मतलब है कि आप काम बांट देते हैं। अब इससे पिछला चैप्टर हमने फॉर्म्स का पढ़ा था, उसमें आप याद कीजिए मैंने आपको ये बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप में काम को नहीं बांटा जाता उतना, पार्टनरशिप में शेयर किया जाता है, और कंपनी में तो बिल्कुल ही आपका मैनेजमेंट अलग रहता है, ओनरशिप अलग रहती है, और उसमें भी लेवल्स है, टॉप, मिडिल, लोअर। तो इसका मतलब डिविजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है काम को बांटो और जिसका जो काम है उसको वो काम करने दो। ठीक है, ये आप लोगों ने कई जगह पे सुना भी होगा कि अगर एक दिन पापा ने खाना बना लिया चलता है, लेकिन अगर रोज बनाने पे आ जाए तो शायद वो उतना प्रॉपरली, अनलेस वो बनाते ही हो, उतना प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। सबका जो अपना अपना काम है, जिसका काम उसी को साधे। ठीक है, तो यहाँ पर काम डिवाइड कर दो। अब काम डिवाइड करना तो सब जगह एप्लीकेबल है ना, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। काम डिवाइड कर दो ताकि एक ही पर्सन बार बार अगर काम करता रहेगा तो उससे क्या होगा, उसका उस चीज पे एक एक्सपर्टीज हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, उसको उस काम को करने में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर आप देखें तो आप जो भी काम करते हैं आपके वर्क प्लेस पे भी, या जैसे भी आप जो भी काम करते हैं उसको करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको उसमें टाइम कम लगने लग जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि आप डिवीजन ऑफ वर्क कीजिए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क सेम हद तक हो सकता है? कंपनी है, उसके पास में फंड्स भी हैं, उसके पास में उतना सारा काम भी है, तो वो काम को बहुत ज्यादा बांट सकती है। लेकिन क्या सोल प्रोप्राइटर इतना ज्यादा काम बांट सकता है? नहीं बांट सकता। तो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है कि डिवीजन ऑफ वर्क कितना होगा। यानी कि अप्लाई तो होते हैं ऑल टाइप्स पर उनका एक्सटेंट, उनकी हद अप्लाई होने की जो है वो अलग अलग होती है। ये समझ में आता है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई सब पर होगा, लेकिन एक्सटेंट अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ये जनरल गाइडलाइंस है। अगेन मैंने आपको बोला ये जनरल है। जनरल है मतलब, ये जनरल है मतलब ऐसा है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कि कोई भी सिचुएशन दे दो, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन दे दो और उस पे ये अप्लाई हो जाएंगे। नहीं, ये तो जनरल गाइडलाइंस हैं, सिंपल सीधे सीधे से गाइडेंस हैं। ये हर जगह पे आप एज रेडीमेड सोल्यूशन नहीं यूज कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई ये प्रिंसिपल लगा दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो जनरल दिशा निर्देश है कि इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में सिचुएशन चेंज हो गई तो भी ये अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, हर एक सिचुएशन में ये अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे बनाए जाते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था, कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, प्रैक्टिस होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद में डेवलप होते हैं। एक वर्ड है यहाँ पर इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज में धीरे धीरे करके जो एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस कोई चीज डेवलप होती है, तो उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन होना, है ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी इवोल्यूशनरी है। जिस जिस तरह से देखे जाएंगे कि ये प्रैक्टिस चल रही है और हाँ ये सब पर अप्लाई हो रही है, उस तरह से ये डेवलप होंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? इवोल्यूशनरी है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस नेचर वाले में बनना चाहिए कि आपने देखे असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन कि ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसके बाद में ये इसका रीजन है कि ये क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या इसका यही रीजन है। तो देखिए उस टाइप के क्वेश्चन इसमें कितने अच्छे से बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस बिकॉज बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये जनरल गाइडलाइंस इसलिए है क्योंकि सब पर अप्लाई, हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा। वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवोल्यूशनरी और रीजन बिकॉज ये डेवलप होते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। तो इस तरह की चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ ये है इसका एक नेचर, लेकिन क्यों है। चलिए नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसे हैं? वो हैं फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल का मतलब है रिजिड नहीं है। रिजिड नहीं है मतलब, रिजिड नहीं है मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि आपके प्योर साइंस वाले प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऐसे ही मानने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, अगेन हमने ऊपर भी पढ़ा था, इनको आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियरल। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब है जो
यहाँ पर जो बात हो रही है वो ह्यूमन बिहेवियर से। देखिए मेनली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे भरा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स से। सारे काम कौन कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स कर रहा है। अब बोलेंगे मशीन्स भी है, तो मशीन्स को भी जो भी सारा ये प्रोग्रामिंग की जा रही है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, या वहां पर मेनली जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है मशीनों के तो नहीं होते, वो किसके है, ह्यूमंस के। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये एक तरह से एम है इनका कि हम इन्फ्लुएंस करें ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, और उनसे ज्यादा हम काम करवा सकें, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। इन प्रिंसिपल से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ह्यूमन और जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है और कैसी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप सबको पता होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये वजह है और इससे इसका ये रिजल्ट आएगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक तरह से एस्टैब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम ये करेंगे, ये एक्शन लेंगे, तो इसका ये आउटकम आएगा। यानी कि आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है अगर आप ये एक्शन लोगे तो इसकी वजह से ये इफेक्ट या ये आउटकम आएगा, ये बताते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिल्कुल ऐसे बता देंगे क्या कि अगर आप 2+2 करोगे तो इसका आंसर 4 आएगा? क्या उतने एग्जैक्ट है? नहीं, उतने एग्जैक्ट तो नहीं है। तो क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल एकदम एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं? आंसर है नहीं, एक्यूरेट तो नहीं करते। क्यों नहीं करते एक्यूरेट? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पहली बात तो देखो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी चीज है ना, आज आप भी एक्यूरेट खुद के लिए भी नहीं बता सकते हो कि आप किसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको कई बार गुस्सा आता है आप किसी अलग तरह से रिएक्ट करते हो, कई बार गुस्सा आता है आप किसी अलग तरीके से रिएक्ट करते हो। तो डिफरेंट सिचुएशन में हर ह्यूमन अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो जब ह्यूमन बिहेवियर ही इतना कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है प्लस जो सिचुएशंस है वो बहुत अलग अलग होती है, तो उस वजह से कभी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि ये सिचुएशन हुई तो ऐसा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है, अगर आपने किसी का रेम्यूनरेशन बढ़ाने की सोची, जैसे मैंने ये सोचा कि मेरे अंडर कोई स्टाफ में लोग हैं वो अच्छे से आजकल काम नहीं कर रहे, तो मैं एक काम करती हूँ, मुझे एक चीज सूझी, मैं एक काम करती हूँ, मैं इनका कुछ पैसे बढ़ा देती हूँ, तो उसकी वजह से शायद ये बहुत अच्छे से काम करने लग जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है उस टाइम पे उनकी कुछ पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा हो, या हो सकता है वो मेरी कंपनी से ही बिल्कुल भी अटैच नहीं है, तो चाहे मैं उनको पैसा बढ़ा भी दूंगी तो भी वो उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक हो सकता है कि जैसे हम किसी के भी साथ ये सोच सकते हैं कि अगर मैं इनको वर्क प्रेशर ज्यादा दे दूं, जैसे कि अगर मैं इनको थोड़ा सा टारगेट दे दूं तो शायद ये काम ज्यादा अच्छा करेंगे। देखिए कुछ लोग प्रेशर में ज्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप वो सेम स्ट्रैटेजी लगा करके, सेम प्रिंसिपल लगा करके और सेम रिजल्ट पालोगे, ठीक है। तो ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल स्टैब्लिश तो करते हैं बट एक्यूरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ये कंटिंजेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है जो हो भी सकता है, जो नहीं भी हो सकता, उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करना कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट है मतलब डिपेंडेंट है। किस चीज पे डिपेंडेंट है? डिपेंड करता है उस टाइम की कंडीशन क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन है, उसी के हिसाब से अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? कंटिंजेंट, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा एकदम एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, आपको अमेंड करना पड़ेगा। ये है हमारे 7 पॉइंट्स नेचर में, ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने 7 पॉइंट्स पढ़े, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा है सबसे पहले तो कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल है, सब जगह अप्लाई होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जनरल गाइडलाइंस है, ब्रॉड गाइडलाइंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम पे आप एकदम रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाएगा। ये कैसे बनते हैं? ये इवोल्यूशनरी है, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं। क्या ये रिजिड है? नहीं, ये रिजिड नहीं है, ये तो फ्लेक्सिबल है, आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है, और करना ही पड़ेगा एज पर सिचुएशन। एक पॉइंट रह गया है हमारा। उसके बाद में ये कैसे हैं? ये मेनली बिहेवियरल हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने को टारगेट करते हैं या फिर एम करते हैं। उसके बाद में आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या करते हैं? ये डेवलप करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं करते। और फिर ये कंटिंजेंट है, ये जो है डिपेंडेंट है सिचुएशन पे,
जो कंडीशंस पे, सिचुएशन पे जो कि हो सकते हैं, यानी कि इनको अमेंड करना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक जो है सिग्निफिकेंस। तो फिर क्यों सिग्निफिकेंस को इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, क्यों इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमें क्या इनसे हेल्प मिलती है। तो देखो हमें इसमें मेनली वही पॉइंट्स बताने हैं कि हमें किन किन चीजों में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें हेल्प ये मिलती है कि हमें गाइडलाइंस या गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, फर्स्ट तो हमने पढ़ा ही है, ये प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस है, हमें गाइडेंस देते हैं, गाइड टू एक्शन कितनी बार हमने पढ़ लिया। तो प्रिंसिपल्स हमें क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं, ये हमें यूजफुल इंसाइट्स देते हैं टू प्रोवाइड टू मैनेजर्स। एक मिनट, हाँ ये दो पॉइंट्स है ना, एक तो यूजफुल इंसाइट देते हैं और एक टाइमली गाइडेंस देते हैं। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस तरीके से हमें ये चीजें मैनेज करनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनसे क्या होता है, हम लोग ना पहले से सारी सिचुएशंस वगैरह थोड़ा सा जान लेते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जान लेते हैं कि ये हम करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो उस वजह से हम क्या कर पाते हैं, उस वजह से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाते हैं। जहां भी वर्ड आ जाए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका एक ही मतलब है कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। कम से कम इनपुट लगा करके आप कोशिश क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिले, आउटपुट मिले। इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। कैसे, देखो वेस्टेज जहां जहां ज्यादा होगा ना, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो मटेरियल का हो, तो वहां पर आपका इनपुट कम नहीं रहेगा, वेस्टेज हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा उल्टा। तो हमें क्या कोशिश करनी है, हम वेस्टेज ना करें। अब वेस्टेज कैसे होती है, ट्रायल एंड एरर की वजह से। भाई एक मैनेजर है जिसके पास में कोई गाइडलाइंस नहीं है और वो क्या कर रहा है, अलग अलग चीजें ट्राई कर करके देख रहा है, चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं, शायद इससे कोई फायदा हो जाए, चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं। और एक इतने टाइम की प्रैक्टिस से जो गाइडलाइंस बनी हुई है वो उनको फॉलो करे। तो आप बताइए किस में वेस्टेज ज्यादा होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड में। जहां जहां वेस्टेज ज्यादा होगा वहां पर आपकी एफिशिएंसी भी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी तो फिर आपका क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए ट्रायल एंड एरर कम करते हैं जिससे वेस्टेज कम हो, इनएफिशिएंसी कम हो और जिसकी वजह से क्या हो जाए, जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव बना देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। कैसे, एक तो वेस्टेज कम करके, एक पर्सनल प्रिजुडिस एंड बायस कम करके। पर्सनल प्रिजुडिस एंड बायस का मतलब ये है कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो अपना बायसनेस लगा करके कि किसी के फेवर में कुछ कर दिया, किसी के लिए अनफेवरेबल कुछ कर दिया, ये ना लगाएं, या फिर अपने ओपिनियंस जो ज्यादा उनको जो लगता है वो ना लगाने की जगह एक जो कॉमन जनरल गाइडलाइंस बनी हुई है उनको फॉलो करके और डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट आता है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये साइंटिफिक डिसीजंस है। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे अभी तो आपने बोला था कि प्योर साइंस नहीं है। हाँ बिल्कुल प्योर साइंस नहीं है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड फेथ पे बने हुए डिसीजंस नहीं है। ये कैसे डिसीजंस हैं, ये अच्छे से ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, इन सब चीजों के बेसिस पर बने हुए हैं। तो ये जो हैं ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से बने हैं, ना कि ब्लाइंड फेथ या सब्जेक्टिवली हम बस किसी के लिए फेवरेबल हैं ऐसे नहीं बने हुए हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से बने हुए हैं इसलिए ये जो डिसीजंस हैं वो कैसे हैं, साइंटिफिक है, प्योर साइंस जैसे नहीं है, लेकिन एक हद तक टेक्निकल है, साइंटिफिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि जो भी बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट जो भी चेंज हो रहा है, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को भी ये कोशिश करते हैं कि हम लोग इन प्रिंसिपल्स को उन एनवायरनमेंट में भी लगा सके। अब हमने देखो पहले पढ़ा था ना कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है, वही यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो जब जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आएंगे उनको भी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फुलफिल करवाते हैं हमसे, मतलब हमें हेल्प करते हैं। देखिए इसके जितने भी पॉइंट्स है उसमें आप सब में यही वर्ड यूज कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, फैसिलिटेट वर्ड यूज कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे,
देखो वैसे तो आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, कस्टमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं ना, आपके जो भी स्टेक होल्डर्स है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करने की जरूरत है। अब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में। कैसे? हम पब्लिक के डिमांड्स को पूरा करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें कहते हैं कि आप पब्लिक डिमांड्स को पूरा करो, आप कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी वैल्यू दो, और इस तरह से इनके थ्रू इनडायरेक्टली हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं, अब देखिए आप पढ़ ही रहे हैं, अभी आपके जैसे ही बिजनेस वाला सब्जेक्ट आया, 11th में आपने बेसिक्स पढ़े, 12th में आपने क्या पढ़ लिया? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरह से एजुकेट करने के काम आ रहे हैं, यूजी पीजी कोर्सेज में आपके दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जब मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती होगी तब भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को सिखाया जाता होगा, तो ट्रेन करने में भी काम आ रहे हैं। और जब भी रिसर्च होती है इनके ऊपर और ज्यादा, तो उनमें भी काम आते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी ये प्रिंसिपल्स जो है बहुत काम आते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, और ट्रेनिंग में, रिसर्च में, सब में यूज किए जाते हैं, और एजुकेशन में भी पीजी यूजी कोर्सेज में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा नेचर, फिर हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस। ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स। फ्योल के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फ्योल कौन था, क्या था, उसके बारे में एक थोड़ा सा हम पहले जानकारी लेते हैं, फिर फ्योल के प्रिंसिपल्स पे आएंगे। एक था हेनरी फ्योल, ठीक है, उसका मैंने ये टाइम भी यहाँ पे लिख दिया है, ऑल्दो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए। ये जो फ्योल है, ठीक है, हेनरी फ्योल नाम था, ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट था, मैनेजमेंट थियरीज इसने डेवलप की, और ये ग्रेजुएट था माइनिंग इंजीनियरिंग में, और ये बाद में माइनिंग कंपनी में ही काम कर रहा था, ठीक है। तो हेनरी फ्योल था, फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट था, और ग्रेजुएट था माइनिंग इंजीनियरिंग में। इसने जो दिए हैं मेन कंट्रीब्यूशन वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 4 फंक्शंस में किया है, और 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ये पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने पहले नंबर पे ये किया, इसने किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री है मतलब कि प्रोडक्शन वाला टाइप का काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इसने 6 ग्रुप्स में बांटा। इसने कहा किसी भी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री टाइप या माइनिंग या ऐसे जो भी होते हैं ना, इनमें 6 ग्रुप्स में होती है एक्टिविटी। कौन कौन सी? इसने कहा एक तो टेक्निकल नेचर की एक्टिविटीज होती है, एक कमर्शियल नेचर की होती है, एक सिक्योरिटी वाली होती है, एक फाइनेंशियल नेचर की होती है। अच्छा, ये मैंने आपका लिख दिया है 2 बार। और एक होती है अकाउंटिंग की, और एक होती है मैनेजरियल। ये एक बार आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। ये 6 हो गई है। टेक्निकल नेचर की होती है, कमर्शियल नेचर की होती है, सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल होती है, 5th नंबर पे अकाउंटिंग वाली होती है, और 6th नंबर पे मैनेजरियल वाली होती है। 6 टाइप की एक्टिविटीज होती है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसने एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 पार्ट्स में। कितने टाइप की एक्टिविटीज होती है? 6 टाइप की, ठीक है। फिर इसने डिफरेंशिएट किया कि टेक्निकल स्किल्स डिफरेंट है और मैनेजरियल स्किल्स डिफरेंट है। टेक्निकल स्किल्स जो हम लोग एक तरह से काम करते हैं, टेक्निकल वाला वो अलग है। जो हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं पूरा, वो क्या हो गया है? मैनेजरियल स्किल। लोगों को, चीजों को, रिसोर्सेज को, वो हो गई कौन सी? मैनेजरियल स्किल्स। तो इसने ही डिफरेंशिएट किया था, टेक्निकल स्किल्स आर डिफरेंट देन मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। यही वो फर्स्ट वन था जिसने मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस आइडेंटिफाई किए थे। अब देखो यहां पर कैच है, हम लोग जो हमेशा 12th में पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे POSDC, लेकिन इसने जो 4 फंक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं उसमें S नहीं है, उसमें है PODC। कैसे याद रखोगे? एक वर्ड आजकल बड़ा फेमस है, पॉडकास्ट। याद आया? पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट के जो शुरू के 4 है ना, PODC, ये हम लोगों को किस में लेने हैं? फ्योल में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इसने 4 डेवलप किए थे, ठीक है। उसके बाद में इसने मैनेजमेंट को एक सेपरेट फील्ड की तरह आइडेंटिफाई किया। इसने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए
और इसलिए हम इसे कहते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एक आएगा आगे टेलर जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो आप ऐसे ध्यान रख लेना। साइंटिफिक जब हम बोलते हैं तो उसमें टी आता है ना, साइंटिफिक, तो उसमें हो गया टेलर और जनरल में हो गया फ्योल। ठीक है, तो साइंटिफिक में टेलर है और जनरल में है फ्योल। तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज फ्योल एंड फादर ऑफ साइंटिफिक इज टेलर। आप ध्यान रखिएगा इसको। क्या क्या किया इसने, एक्टिविटीज को, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मैनेजमेंट को 4 फंक्शंस को, मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया, इसमें स्टाफिंग नहीं है, याद रखिएगा। और उसके अलावा इसने क्या किया है, 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात? ये यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप बताइए। चलिए अब हम आते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स पर, या फिर हम फ्योल के प्रिंसिपल्स करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग एक काम करते हैं, फ्योल के जितने 14 प्रिंसिपल्स हैं वो एक साथ में ले लेते हैं। ठीक है, और यहां तक का हम करते हैं एक क्लास में, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में ये 14 प्रिंसिपल्स भी डाल पाऊंगी। चलिए, तो यहां तक ये हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्योल के प्रिंसिपल्स। फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स हम लोगों को पढ़ने हैं नेक्स्ट क्लास में। एक साथ 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वहां पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।